हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ यूनिवर्स। आज के लेक्चर 8th ऑफ कंट्रैक्ट लॉ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कंसेप्ट फ्री कंसेंट एंड द कोरिजन। देखो स्टूडेंट्स, कंट्रैक्ट लॉ का सबसे बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है कंसेंट। मतलब जब दो पार्टीज एक ही बात पर एग्री करें एंड उनके थॉट्स सेम हो, लेकिन सभी कंसेंट्स वैलिड नहीं होती। स्टूडेंट्स लॉ कहता है कि कोई भी कंट्रैक्ट तभी बाइंडिंग होगा जब उसमें इन्वॉल्व कंसेंट फ्री होती है। अगर कोई भी कंसेंट पर फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक का इफेक्ट है तो वो कंसेंट फ्री नहीं होती। सेक्शन 10 भी कहता है कि किसी भी कंट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट में लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ साथ फ्री कंसेंट का होना भी जरूरी है। अगर किसी एग्रीमेंट एंड कंट्रैक्ट में कंसेंट फ्री नहीं है तो ऐसे कंट्रैक्ट्स वॉइडेबल हो जाते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। लेट्स वी स्टार्ट इट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, कंट्रैक्ट लॉ का सबसे बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है कंसेंट। मतलब दो पार्टीज का थॉट एक जैसे हों और दोनों एक ही बात पर एग्री करें, लेकिन हर कंसेंट वैलिड नहीं होता। लॉ कहता है कंट्रैक्ट तभी बाइंडिंग होगा जब किसी एग्रीमेंट में इन्वॉल्व कंसेंट फ्री हो। अगर कंसेंट पे कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक का इफेक्ट है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। सेक्शन 10 भी कहता है कि वैलिड कंट्रैक्ट के लिए लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ फ्री कंसेंट भी जरूरी है। Now we will see the meaning of the consent that is covered under section 13 of the Indian Contract Act. Section 13 कहता है कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन्स सेम चीज़ पर एंड सेम सेंस पर एग्री करें तो वो कंसेंट को क्रिएट करते हैं। एंड इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंसस एड इडियम कहते हैं, मीन्स मीटिंग ऑफ द माइंड्स। मतलब सब्जेक्ट मैटर और उसके नेचर पर दोनों पार्टीज की एक जैसी ही अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जाम्पल कि है जो अपना हॉर्स बेचना चाहता है जिसका कलर है वाइट, एंड बी जो हॉर्स खरीदना चाहता है जो सोच रहा है कि हॉर्स का कलर है ब्राउन। जहाँ कंसेंट ही नहीं हुआ क्योंकि दोनों पार्टीज के माइंड में सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है। ए के माइंड में है हॉर्स जो कि है वाइट कलर का, बी के माइंड में है हॉर्स जो कि है ब्राउन कलर का। नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ द फ्री कंसेंट। पहले हमने कंसेंट का मीनिंग देखा, अब हम फ्री कंसेंट का मीनिंग देखेंगे दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कंट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 14 कहता है कंसेंट तब फ्री मानी जाती है जब वो फॉलोइंग फैक्टर्स के थ्रू कोज्ड ना हुई हो। दीज फैक्टर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज कोरिजन विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 15। सेकंड इज अनड्यू इन्फ्लुएंस दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 16। थर्ड इज फ्रॉड दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 17। फोर्थ, misrepresentation that is covered under section 18. Fifth, mistake that is covered under section 20, 21 and 22. सो स्टूडेंट्स, अगर कंसेंट इनमें से किसी भी फैक्टर के थ्रू ऑब्टेन करी गई है देन उस केस में कंट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 19. नाउ वी विल सी द एसेंशियल्स ऑफ द फ्री कंसेंट कि फ्री कंसेंट में कौन कौन से एसेंशियल होते हैं। फर्स्ट इज वॉलंटरीनेस मीन्स अपनी मर्जी से कंसेंट देना। सेकंड इज अवेयरनेस मीन्स टर्म्स समझ कर एग्री करना, मीन्स किसी भी एग्रीमेंट के टर्म्स को अच्छे से सोच समझ कर उस पर अपनी सहमति देना, उस पर एग्री करना। थर्ड इज एब्सेंस ऑफ द प्रेशर मीन्स जिस एग्रीमेंट में अगर हम कंसेंट ऑब्टेन कर रहे हैं वो कंसेंट बिना किसी डर एंड धमकी में से ली गई हो। नेक्स्ट इज नो डिसेप्शन मीन्स सच बोलना, किसी को सच बोलकर किसी की कंसेंट लेना। लास्ट इज सेम अंडरस्टैंडिंग मीन्स सब्जेक्ट मैटर पर दोनों पार्टीज की एक ही व्यू हो, एक ही अंडरस्टैंडिंग हो। अगर किसी एग्रीमेंट में इन फॉलोइंग फैक्टर से कंसेंट ऑब्टेन करी गई हो लाइक वॉलंटरीनेस, अवेयरनेस, एब्सेंस ऑफ प्रेशर, नो डिसेप्शन एंड सेम अंडरस्टैंडिंग, देन उस केस में कंसेंट फ्री मानी जाती है। नेक्स्ट वी विल सी द फैक्टर विशिएटिंग फ्री कंसेंट मीन्स कौन कौन से फैक्टर फ्री कंसेंट को अफेक्ट करते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन जो फैक्टर्स हमने सेक्शन 14 के फ्री कंसेंट के मीनिंग में देखे हैं, अब हम उनको वन बाय वन थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कोरिजन दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 15 मीन्स आईपीसी में फॉरबिडन एक्ट करना या फिर करने की धमकी देना, मीन्स जो एक्ट्स आईपीसी के अंडर बैन किए गए हैं लॉ के द्वारा उनको करना, फिर जब उनको करने की किसी को धमकी देना। सेकंड इज प्रॉपर्टी का अनलॉफुल डिटेंशन या फिर डिटेंशन देकर, डिटेंशन मतलब हम आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे, हम आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेंगे, इस बात की धमकी देना। थर्ड इज इंटेंशन मतलब पार्टी को मजबूर कर कर एग्रीमेंट करवाना।
सो स्टूडेंट्स मतलब कोरिजन सिर्फ तभी बनेगा जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रैक्ट करने के लिए फोर्स करे। मतलब सिर्फ धमकी या अनलॉफुल एक्ट होना ही जरूरी नहीं है, उसके पीछे एक क्लियर मोटिव होना चाहिए एग्रीमेंट करवाने का। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा अगर तू अपनी ज़मीन मेरे नाम पर नहीं करेगा। सिचुएशन में धमकी दी गई है, पर धमकी सिर्फ एक दिखावा नहीं है, उसका पर्पस है कंट्रैक्ट साइन करवाना। एंड दिस इज कॉल्ड द इंटेंशन टू मेक द करेक्ट बाय द कोरिजन। एंड कोरिजन के फैक्टर के अंडर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया में किया गया एक्ट भी कवर होता है। इसके रिलेटेड केस लो है चिखम अमी राजू वर्सेस चिखम शीशामन। इस केस में एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सुसाइड करने की धमकी दी, जो कि आईपीसी के अंडर एक फॉरबिडन एक्ट है, इसलिए सुसाइड भी कोरिजन बन जाता है। नेक्स्ट वी विल सी द अनड्यू इन्फ्लुएंस दैट इज कवर अंडर सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेंस होता है, जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी पर डिपेंडेंस होती है एंड ट्रस्ट का रिलेशनशिप मेंटेन करती है, एंड जहां एक पार्टी दूसरी की विल को डोमिनेट कर सकती है एंड अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेजेस लेती है, एंड इस सिचुएशन को अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल गार्जियन एंड वार्ड रिलेशनशिप, जहां गार्जियन वार्ड को प्रॉपर्टी सेल करने के लिए फोर्स एंड मजबूर करता है। सेकंड इज डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट को कन्विंस करता है कि पेशेंट्स डॉक्टर को अपनी लैंड ट्रांसफर कर दे बहुत ही थोड़े प्राइस में। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल गुरु अपने डिसिपल मीन्स अपने जो शिष्य है स्टूडेंट है उसको एक्सप्लॉइट करता है डोनेशन देने के लिए। अगर किसी एग्रीमेंट में कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर ली गई हो तो ऐसे एग्रीमेंट्स एंड कंट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। नेक्स्ट फैक्टर वी विल सी द फ्रॉड विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 17। फ्रॉड का मतलब होता है कि किसी दूसरे पर्सन को डिसीव करने के लिए जानबूझकर झूठ बोलना या फिर किसी फैक्ट को छुपाना हाइड करना या फिर किसी पर्सन को प्रॉमिस करना बिना सच्ची इंटेंशन के। फ्रॉड में इन्वॉल्व होती हैं फॉल्स स्टेटमेंट, जो हमें फॉल्स स्टेटमेंट पता हो, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, जो फैक्ट बहुत ही जरूरी है बताने के लिए उसको हाइड करना उसको छुपाना, एंड किसी पर्सन को प्रॉमिस करना विदाउट एन इंटेंशन कि हम उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे। शुरू से ही हमारे माइंड में हो कि हम इस प्रॉमिस को पूरा करने वाले नहीं हैं बट फिर भी हम उस प्रॉमिस को करते हैं। एंड फ्रॉड करने का पर्पस होता है कि हम किसी दूसरे पर्सन को डिसीव करें, मीन्स किसी उस पर्सन को डिसीव कर कर उसको अपनी बातों में लेकर उसके कंसेंट को ऑब्टेन करें। एंड अगर किसी एग्रीमेंट में कंसेंट फ्रॉड के थ्रू ली जाती है तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में लिख दे कि उनको ट्रैम सर्विसेज चलाने का लाइसेंस मिल गया है, जबकि उनकी सिर्फ एप्लीकेशन ही दी गई है बट उसका लाइसेंस नहीं मिला है, तो ये भी एक फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी द मिसरिप्रेजेंटेशन दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 18। स्टूडेंट मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब एक पार्टी बिना डिसीव करने की इंटेंशन से, फ्रॉड में इंटेंशन होती है टू डिसीव बट मिसरिप्रेजेंटेशन में डिसीव की इंटेंशन नहीं होती। ठीक है, कि जब एक पार्टी बिना डिसीव करने की इंटेंशन से एक गलत फैक्ट को बोल दे दूसरी पार्टी को एंड वो दूसरी पार्टी भी उस गलत फैक्ट पर विश्वास कर ले, ट्रस्ट कर ले एंड उस ट्रस्ट के बेसिस पर वो दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो उस सिचुएशन को हम मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे कि कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन इन एन एग्रीमेंट। मिसरिप्रेजेंटेशन में जो फॉल्स स्टेटमेंट होती हैं वो इनोसेंट होती हैं बट फ्रॉड में वो स्टेटमेंट इनोसेंट नहीं होती। एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन टू डिसीव नहीं होता, दूसरी पार्टी को सिर्फ इंड्यूस हो जाती है। सेलर ना जब कोई भी एक दुकानदार है अपने कस्टमर को जब भी वो ना एक मशीन बेचता है तो वो अपने कस्टमर को कहता है कि मशीन बिल्कुल न्यू है, जबकि सेलर को भी पता नहीं होता, दुकानदार को भी पता नहीं होता कि वो मशीन पुरानी है, तो यह एक मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बनता है। नेक्स्ट वी विल सी द मिस्टेक दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 20 to 22। इस मिस्टेक का मतलब है कि दोनों या एक पार्टी एसेंशियल फैक्ट के बारे में गलत हो। Mistake is of two type, bilateral mistake and unilateral mistake. Bilateral mistake that is covered under section 20. जब दोनों पार्टीज एक एसेंशियल फैक्ट के बारे में गलत हो, मीन्स जब दोनों ही पार्टीज गलत हो, एंड यूनिलेटरल में सिर्फ एक पार्टी ही किसी फैक्ट को लेकर गलत होती है। जब दोनों पार्टीज किसी फैक्ट को लेकर गलत होती है तो उस केस में कंट्रैक्ट वॉइड होगा। जब एक पार्टी किसी फैक्ट को लेकर गलत होती है तो उसमें कंट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। फॉर एग्जांपल बायलैटरल मिस्टेक के केस में दोनों सोचते हैं कि शिप पीयरलेस लंदन से आ रहा है बट इन रियल में दो शिप सेम नेम की हैं, इस केस में कंट्रैक्ट वॉइड होगा। यूनिलेटरल मिस्टेक
का एग्जाम्पल है कि ए ने सोचा कि उसने कंट्रैक्ट बी नाल किया है, पर इन रियल में ए ने कंट्रैक्ट सी के साथ किया था। एंड स्टूडेंट, यह मिस्टेक पर्सन की आइडेंटिटी के रिलेटेड है एंड जो कि यूनिलेटरल मिस्टेक की एक्सेप्शन मानी जाती है। मीन्स अगर कोई गलती आइडेंटिटी एंड नेचर के रिगार्डिंग हो तो वो यूनिलेटरल मिस्टेक की एक्सेप्शन मानी जाती है। मीन्स अगर कोई पार्टी आइडेंटिटी एंड नेचर के फैक्ट के रिलेटेड में गलत हो तो वो यूनिलेटरल मिस्टेक में भी कंट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, उसमें कंट्रैक्ट फिर वैलिड नहीं रहेगा। अब हम इसकी सेकंड एक्सेप्शन नेचर ऑफ कंट्रैक्ट के रिलेटेड मिस्टेक अबाउट द नेचर ऑफ कंट्रैक्ट के रिलेटेड में एग्जांपल देखेंगे। अगर एक इलिटरेट मीन्स अनपढ़ पर्सन को डॉक्यूमेंट सिग्नेचर लिया गया हो, मीन्स अगर किसी इलिटरेट पर्सन का किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर लिया गया हो एंड उस इलिटरेट पर्सन को लगे कि यह सिर्फ गारंटी लेटर है बट इन रियल में वो डॉक्यूमेंट प्रोमिसरी नोट होता है, तो यह एक यूनिलेटरल मिस्टेक का एग्जाम्पल है। That is related to the exceptions of the nature of the contract एंड इस केस में कंट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें यूनिलेटरल मिस्टेक में कंट्रैक्ट वैलिड ही होता है। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन ने एक दूसरे पर्सन को एक रिंग को डायमंड रिंग समझकर बेच दिया, पर इन रियल में वो रिंग ग्लास स्टोन की थी। अगर सेलर ने चीट नहीं किया देन बायर की यूनिलेटरल मिस्टेक है वहाँ पर कि बायर ने अच्छे से सोच समझकर देखकर वो रिंग नहीं ली थी, सिर्फ सेलर पर ही विश्वास कर लिया था। तो यह एक यूनिलेटरल मिस्टेक का एग्जांपल है जिसमें कंट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स, यूनिलेटरल मिस्टेक का मतलब है कि अगर एक पार्टी सिर्फ किसी फैक्ट पर गलत है तो उसमें कंट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा, पर अगर आइडेंटिटी या कंट्रैक्ट की नेचर गलत समझ आई हो किसी भी पार्टी को देन उस केस में फिर कंट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। हमने जहाँ तक कंसेंट का मीनिंग, फ्री कंसेंट का मीनिंग, एलिमेंट्स ऑफ द फ्री कंसेंट एंड कौन कौन से फैक्टर्स एक फ्री कंसेंट को इफेक्ट करते हैं हमने डिस्कस किए हैं। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द लीगल इफेक्ट्स ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ फ्री कंसेंट। अगर किसी फ्री कंसेंट एब्सेंट है तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा। स्टूडेंट, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कंसेंट तभी फ्री माना जाता है जब वो कोरेजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक के थ्रू नहीं लिया गया हो। एंड इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कंट्रैक्ट वैलिड तभी है जब दोनों पार्टीज का कंसेंट फ्री हो। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो उसका डायरेक्ट लीगल इफेक्ट कंट्रैक्ट की वैलिडिटी पर पड़ता है। अगर कंसेंट कोरेजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया है तो ऐसा कंट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एग्रीड पार्टी की ऑप्शन पर। मतलब जिसको नुकसान हुआ है वही डिसाइड करेगा कि कंट्रैक्ट कैंसिल करना है या फिर कंटिन्यू रखना है। एंड दूसरी साइड, अगर कंट्रैक्ट बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर बेस्ड है जिसमें दोनों पार्टीज एक एसेंशियल फैक्ट को लेकर गलती कर रही हैं तो ऐसा कंट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, क्योंकि जहां कंसेंसस एड इडियम मीन्स सेम सेंस वाली एग्रीमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर वही मिस्टेक यूनिलेटरल है, मतलब सिर्फ एक पार्टी ही गलत है, तो ऐसा कंट्रैक्ट जनरली वैलिड माना जाता है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे कि आइडेंटिटी ऑफ पार्टी या फिर नेचर ऑफ कंट्रैक्ट का मिस्टेक में यूनिलेटरल मिस्टेक कंट्रैक्ट को वॉइड बना देता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे कॉरेजन फ्री कंसेंट को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कि रमेश एक फार्मर है, उसको एक लोकल स्ट्रॉन्ग मैन धमकी देता है कि अपनी ज़मीन मुझे, अपनी लैंड मुझे ₹50,000 में सेल कर दे, नहीं तो मैं तेरी फसल को आग लगा दूंगा। डर के मारे रमेश सेल डीड साइन कर देता है एंड ये सेल डीड कोरेजन के थ्रू बनाई गई है अंडर सेक्शन 15 एंड इस केस में कंसेंट फ्री नहीं है एंड देन इस केस में कंट्रैक्ट वॉइडेबल है रमेश के ऑप्शन पर। स्टूडेंट्स, नाउ विल सी दैट हु बियर द बर्डन ऑफ प्रूफ, कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा जब फ्री कंसेंट के रिलेटेड कंट्रैक्ट में फ्री कंसेंट का क्वेश्चन अराइज होता है। मतलब अगर किसी कंट्रैक्ट में फ्री कंसेंट के ऊपर सवाल उठता है तो उसको प्रूफ करने का बर्डन किस पर होता है। सो स्टूडेंट्स, जनरल रूल के अकॉर्डिंग जिस पार्टी ने फ्री कंसेंट के एब्सेंस का एलिगेशन लगाया है उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल रूल। बट अगर कंसेंट अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू ऑब्टेन करी जाए तो स्टूडेंट्स, अगर रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेंस प्लस अनफेयर एडवांटेजेस प्रूव हो जाए देन उस केस में बर्डन डोमिनेंट पार्टी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि वो प्रूव करे कि कंट्रैक्ट फेयर एंड फ्री है। सो सिंपली स्टूडेंट, जनरल रूल के अकॉर्डिंग जिस पार्टी ने एलिगेशन लगाया है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होते हैं एज पर स्पेशल रूल। एंड जिस केस में रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेंस प्लस अनफेयर एडवांटेजेस मींस अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट ऑब्टेन करी जाए, ऐसा प्रूव हो जाए तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ डोमिनेंट पार्टी पर शिफ्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जुडिशियल डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व होती हैं इन द कंसेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट। फर्स्ट डॉक्ट्रिन दैट इज इन्वॉल्व इन द
concept of free consent, that is doctrine of consensus ad idem. यह एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है मीटिंग ऑफ द माइंड्स, यानी दोनों पार्टीज एक ही बात एक ही सेंस में समझकर एग्री कर रहे हों। कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होता है जब पार्टीज का कंसेंट सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम मीनिंग के लिए हो। अगर एक पार्टी कुछ और समझे और दूसरी पार्टी कुछ और, तो उस केस में कंसेंट डिफेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सोचता है कि वो एक ओरिजिनल डायमंड खरीद रहा है एंड बी सोचता है कि वो इमिटेशन डायमंड बेच रहा है। जहाँ कंसेंट सेम सब्जेक्ट मैटर पर नहीं है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। नाउ विल सी वन केस लॉ रिलेटेड टू दिस डॉक्ट्रिन, दैट इज रैफल्स वर्सेस विचल हाउस। इस केस में पीयरलेस शिप वाले केस में दो अलग शिप का कंफ्यूजन था और मीटिंग ऑफ माइंड नहीं थी। केस में दोनों पार्टीज की एक फैक्ट पर समझ अलग अलग थी, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ द रीजनेबलनेस। ये डॉक्ट्रिन कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के क्लोजेस फेयर, बैलेंस्ड और नॉन आर्बिट्रेरी होने चाहिए। अगर कोई क्लोज डिसप्रपोर्शनेट बर्डन एंड अनफेयर एडवांटेजेस देता है तो कोर्ट उस क्लोज को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ये मोस्टली स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स इंश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में अप्लाई होता है, जहां एक तरफ अनइक्वल बार्गेनिंग पावर होती है, मीन्स एक तरफ ज़्यादा बार्गेनिंग की पावर होती है एंड दूसरी साइड बहुत कम चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय अगर रिज़ाइन करे तो वो 5 साल के लिए सैलरी पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को। मीन्स जब एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है अपना एम्प्लॉयमेंट का, तो उसमें लिखा गया था उसके टर्म्स में कि अगर कोई एम्प्लॉय एकदम से रिज़ाइन करता है तो उसको 5 साल की सैलरी पेनल्टी के रूप में कंपनी को देनी होगी। तो इस केस में कोर्ट इसे अनरीजनेबल मान सकता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब है सोसाइटी के वेलफेयर, मोरालिटी और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना जाना। अगर कोई एग्रीमेंट इमोरल, इलीगल या हार्मफुल हो तो कोर्ट उसे वॉइड डिक्लेयर करेगा। ये एक ओपन एंडेड डॉक्ट्रिन है जिसमें जुडिशरी अपने डिस्क्रिशन से डिसाइड करती है कि सोसाइटी के लिए क्या हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोस्टिट्यूशन का प्रमोशन, करप्शन का एग्रीमेंट, एनिमी कंट्री के साथ ट्रेड। So students, next we will see the constitutional safeguard that supports the principle of the free consent। मीन्स constitutional की कौन सी provisions free consent के principle को support करती है। फर्स्ट इज आर्टिकल 14 that is deals with the equality before the law। मतलब arbitrary या discriminatory agreements allowed नहीं है, मतलब arbitrary and unequal agreements को prevent करता है आर्टिकल 14। अगर एक पार्टी को अनजस्ट एडवांटेजेस मिल रहे हैं और दूसरी पार्टी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, मोनोपोली क्लोजेस जो वन साइडेड को अनलिमिटेड राइट्स देता है एंड दूसरी साइड को कुछ नहीं देता। नेक्स्ट आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज जी जो फ्री कंसेंट के प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज डील्स विद द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। हर सिटीजन को अपना ट्रेड एंड प्रोफेशन करने की फ्रीडम है, लेकिन ये फ्रीडम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि एम्प्लॉय इंडस्ट्री में लाइफ टाइम के लिए काम नहीं करेगा तो ये एक अनरीजनेबल रिस्ट्रेन होगा। नेक्स्ट वी विल सी द आर्टिकल 21 दैट इज डील्स विद द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। मीन्स जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, मीन्स किसी को मजबूर करके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। इसमें डिग्निटी और ऑटोनॉमी का प्रोटेक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसी कंडीशन जो एक पार्टी को फोर्स करे या डिग्निटी को हर्ट करे वो वॉइड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ह्यूमिलेटिंग वर्किंग कंडीशन का क्लोज आर्टिकल 21 की वायलेशन के रूप में देखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमने कंसेंट, फ्री कंसेंट कौन कौन सी एलिमेंट से इफेक्ट होती हैं डिस्कस किए हैं एंड डिटेल नोट्स आपकी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक फ्री कंसेंट का हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, मैंने इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर फॉर्म में नोट्स प्रिपेयर करे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। हम इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यह ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं। मैंने आपको प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर दे दिए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो हम नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, तो आप अच्छे से इसको एक बार देख लो। स्टूडेंट्स, हमने ऊपर एक पॉइंट कॉरिजन डिस्कस किया था अंडर द हेड ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग फ्री कंसेंट। इस कॉरिजन के टॉपिक को हम थोड़ी और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, कि अगर
किसी कंसेंट में कोरिजन का फैक्टर इन्वॉल्व हो तो क्या वो कंसेंट फ्री मानी जाती है या फिर नहीं? अगर कंसेंट कोरिजन से इफेक्टेड हो तो क्या एग्रीमेंट वॉइड होगा या फिर वैलिड? स्टूडेंट, लेट्स वी स्टार्ट इट। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया है टॉपिक रिलेटेड टू द फ्री कंसेंट्स एंड उसमें कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं फ्री कंसेंट को। सो हम उसी एक फैक्टर को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज कोरिजन। कोरिजन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोरिजन सिर्फ एक लीगल टर्म ही नहीं है बल्कि एक ऐसा वेपन भी है स्टूडेंट्स जो फ्री कंसेंट की फाउंडेशन को भी तोड़ देता है। कॉन्ट्रैक्ट एक हैंडशेक की तरह होता है, बट यह एक हाथ को जबरदस्ती के साथ ट्विस्ट करता है तो वो एग्रीमेंट नहीं सबमिशन बन जाती है। लोग इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्टेंस और मंजूरी नहीं देते हैं। लेट्स वी डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ द कोरिजन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 15 कहता है कोरिजन का मतलब है कोई भी एक्ट करना या एक्ट करने का थ्रेट देना जो आईपीसी मींस इंडियन पीनल कोड के अंडर फॉरबिड हो। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एंड किसी भी प्रॉपर्टी को अनलॉफुल डिटेन करना या फिर उसको डिटेन करने का थ्रेट देना। इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ए ने बी की कार को हाइड करके बी को कहा कि जब तक तू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा तुझे तुम्हारी कार वापस नहीं मिलेगी। एंड प्रिजुडाइज ऑफ एनी पर्सन मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ पार्टीज को ही नुकसान पहुंचाया जाए। यह नुकसान और थ्रेट पार्टीज के कोई रिलेटिव फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर्स को भी हो सकता है। इंटेंशन का मतलब है कि इंटेंशन होनी चाहिए टू मेक द पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। मीन्स किसी पर्सन को एग्रीमेंट में एंटर करने की इंटेंशन होनी चाहिए। धमकी या फिर कोई थ्रेट विदाउट इंटेंशन हो तो वो किसी कंसेंट को इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट we will see the simple explanation of the coercion. So students, simply coercion is equal to force plus pressure against the consent. मतलब पर्सन अपनी मर्जी के साथ कंट्रैक्ट नहीं करता बल्कि डर, धमकी या फिर इलीगल एक्ट करके उसको मजबूर किया जाता है कंट्रैक्ट करने के लिए किसी दूसरी पार्टी के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर कोरिजन की एक्सप्लेनेशन का एक डायग्राम है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोरिजन। फर्स्ट इज एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी। कोई एक्ट जो आईपीसी के अंडर बैन हो मतलब मना किया गया हो, चाहे वो क्राइम इस कोर्ट में पनिशेबल हो या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल, किसी को किडनैप करके कहना कि कोई डॉक्यूमेंट साइन कर वरना मैं आपको मार दूंगा। सेकेंड एलिमेंट इज अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। सिर्फ फिजिकल फोर्स ही नहीं बल्कि किसी को प्रॉपर्टी को रुकवाना भी कोरिजन है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि किसी पर्सन की पेंटिंग को वापस ना करना जब तक वो अपना घर चीप मीन्स कम प्राइस पर आपको नहीं बेच देता। थर्ड एलिमेंट इज प्रेजुडाइज टू एनी पर्सन। जरूरी नहीं कि सिर्फ कंट्रैक्टिंग पार्टी को ही नुकसान पहुंचाया जाए बल्कि किसी भी इंसान को कोरिजन का टारगेट बनाया जा सकता है। मतलब कोरिजन सिर्फ कंट्रैक्टिंग पार्टीज के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि उनके रिलेटिव या स्ट्रेंजर्स के अगेंस्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज इंटेंशन। मीन्स यह सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी पर्सन को एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर करने का इंटेंशन होना बहुत ही जरूरी है। कंसेंट, अगर किसी कंसेंट को हम के फैक्टर के अंडर इन्वॉल्व करते हैं तो। नेक्स्ट इज लीगल इफेक्ट ऑफ द कोरिजन, कि अगर कोई कंसेंट कोरिजन के थ्रू लिया गया है तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। मतलब जो पर्सन कोरिजन का शिकार हुआ है वो डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है मीन्स रिसेंड करना है और एक्सेप्ट करके आप करना है कोरिजन से कंसेंट को एंड कर मीन्स दोबारा से कंसेंट को लेकर फिर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। सेक्शन 64 कहता है कि जो बेनिफिट किसी पार्टी को कोरिजन के थ्रू मिला है उस बेनिफिट को वापस भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, किसी को कोरिजन के थ्रू कंसेंट लिया है एंड उसकी वजह से 10 लाख रुपीस का बेनिफिट हुआ है एंड बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी, तो वो 10 लाख रुपीस जिस पार्टी ने कोरिजन के थ्रू कंसेंट लिया था उसको वापस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज we will see that against whom coercion can be directed, कि कोरिजन किस पर्सन के अगेंस्ट डायरेक्ट किया जा सकता है। मीन्स कोरिजन कैन बी अगेंस्ट कंट्रैक्टिंग पार्टीज। सेकंड इज उसके रिलेटिव के अगेंस्ट मतलब फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एटसेट्रा एंड स्ट्रेंजर के अगेंस्ट भी हो सकता है। मतलब अगर उस स्ट्रेंजर के साथ कंसेंट इन्फ्लुएंस्ड हो देन दैट इज आल्सो वो कोरिजन माना जाता है। इसीलिए कोरिजन का स्कोप बहुत वाइड है अंडर द इंडियन लॉ।
Next, we will see the concept of the coercion under the Indian law versus English law. Indian law में coercion का scope बहुत ही wide है क्योंकि ये physical threat plus unlawful detention of property दोनों को include करता है. And under the English law में इसका scope narrow है क्योंकि mostly English law में सिर्फ physical duress या violence cover होता है. Property detention के केस को English law coercion नहीं मानता. Next, student, we will see some important case laws related to the coercion. First is चिखम अमी राजू वर्सेस चिखम शीशी अम्मा. इस केस में हस्बैंड ने वाइफ को थ्रेटन किया कि अगर वो प्रॉपर्टी साइन नहीं करेगी तो मैं सुसाइड कर लूंगा. देन कोर्ट ने हेल्ड किया कि थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज इक्वल टू द कोरिजन. क्योंकि सुसाइड आईपीसी में फॉरबिडन एक्ट है इसलिए थ्रेट भी कोरिजन माना जाता है. सेकंड केस लो इज रंगा नाइकम्मा वर्सेस अलवर सेठी. स्टूडेंट, इस केस के रिलेटेड मैंने एक फुल फ्लैज जजमेंट की लेक्चर बनाया है, आप देख सकते हो. एंड इसकी रिलेटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दी है. इस केस में वीडो को फोर्स किया क्या कि वो एक लड़के को अडॉप्ट करे सिर्फ इस कंडीशन पर कि उसके हस्बैंड का क्रिमेशन हो सके. कोर्ट ने हेल्ड किया कि अंडर कोरिजन की जगह कंसेंट अंडर कोरिजन ऑब्टेन करी गई है सो दैट एग्रीमेंट इस केस में वॉइडेबल माना जाता है एज इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्री कंसेंट. थर्ड केस लो इज मुठिया चैथियर वर्सेस करूपन चैथियर. इस केस में प्रॉपर्टी को अनलॉफुल डिटेन करके एग्रीमेंट करवाया गया था तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी इज आल्सो कोरिजन. विल सी द ओवरऑल एग्जांपल ऑफ द कोरिजन. रवि का फादर किडनैप हो जाता है. किडनैपिंग गैंग रवि को कहती है कि लैंड साइन करो वरना हम आपके फादर को मार देंगे. रवि मजबूर में साइन करता है. ये कॉन्ट्रैक्ट कोरिजन के अंडर वॉइडेबल माना जाता है. नेक्स्ट वी विल सी दी बर्डन ऑफ प्रूफ. की बर्डन ऑफ प्रूफ कोरिजन का किस पर होता है. जिस पार्टी ने कोरिजन का एलिगेशन लगाया है उसके ऊपर प्रूफ का बर्डन भी होता है. प्रूफ में ये दिखाना होगा कि एक्ट आईपीसी में फॉरबिडन है एंड अनलॉफुल डिटेंशन है एंड अनलॉफुल डिटेंशन भी इन्वॉल्व है. See some important judiciary points. कोरिजन इंडिया के बाहर भी हो सकता है अगर एक्ट आईपीसी में फॉरबिडन है. सेकंड इज कंसेंट तभी फ्री होगा जब सेक्शन 14 के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो उसमें. नेक्स्ट इज थ्रेट टू कमिट सुसाइड भी कोरिजन है. अगर वो आईपीसी के सेक्शन 309 में पनिशेबल नहीं पर फॉरबिडन है तभी भी वो पनिशेबल माना जाए. तभी भी वो सुसाइड मीन्स थ्रेट टू सुसाइड भी कोरिजन माना जाता है. नेक्स्ट विल सी द कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ. अगर किसी पर्सन पर कोरिजन या फिर दबाव डालकर प्रेशर एंड धमकी यूज कर कंसेंट ऑब्टेन किया जाता है उसकी पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है तो उसका फ्री विल खत्म हो जाता है. दैट इज directly related to the article 21 and that is directly related to the violation of article 21. next is article 14 that is deals with the right to equality. article 14 ensure करता है कि state shall not deny equality before law or equal protection of law. कोरिजन के केस में पार्टी का कंसेंट इक्वल नहीं रहता क्योंकि एक पार्टी स्ट्रॉन्गर एंड दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन में होती है. यह इनइक्वालिटी कंसेंट को वॉइडेबल बना देती है. 14 उस कंसेंट को वॉइडेबल बना देती है जहां पर इनइक्वालिटी हुई हो. मतलब कोरिजन इनडायरेक्टली आर्टिकल 14 की स्पिरिट मींस फेयरनेस एंड इक्वालिटी को तोड़ देता है. So students, now here on your screen some important points I have mentioned जो कि आपको एग्जाम में आंसर लिखते टाइम मेंशन करने बहुत ही जरूरी है. आप देख सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो. सो स्टूडेंट्स, एट ओवरऑल कोरिजन सिर्फ एक लीगल वर्ड नहीं है, ये एक ऐसा वेपन है जो फ्री कंसेंट के बेस को तोड़ देता है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. स्टूडेंट, आई होप जहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा. अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर देना या मुझे इंस्टा पेज पर डीएम कर देना. आईडीज मेंशन हियर. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन द कोरिजन एंड द अनड्यू इन्फ्लुएंस. स्टूडेंट, कोरिजन का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है इस लेक्चर में एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का टॉपिक हमने शॉर्ट में किया है बट इन डिटेल हम उसको अलग से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नाउ सी दी कंपैरिजन. कोरिजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस दोनों ही फ्री कंसेंट को वायलेट करते हैं लेकिन दोनों के नेचर और मीनिंग अलग हैं. विशिएट मतलब
है कि कोरेजन ने कंसेंट को ख़राब कर दिया है और अब वो कंसेंट वैलिड नहीं रहा। कोरेजन का मतलब है फिजिकल थ्रेट या अनलॉफुल एक्ट का यूज़ करके किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर करना। इसका डायरेक्ट लिंक इंडियन पीनल कोड से होता है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा एक्ट किया जाता है जो आईपीसी के अंडर मना मीन्स बैन किया जाता है। कोरेजन हमेशा इलीगल होता है, जैसे अगर कोई पर्सन धमकी दे के कोई भी पर्सन अगर तुमको धमकी दे कि तुम्हें ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो यह कोरेजन का केस माना जाता है। एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस दूसरी तरफ फिजिकल थ्रेट नहीं बल्कि मॉरल एंड मेंटल प्रेशर के थ्रू होता है, जहां एक पर्सन अपने डोमिनेंट पोजीशन, ट्रस्ट एंड अथॉरिटी का गलत फायदा उठाता है। इसका आईपीसी से कोई भी रिलेशन नहीं होता। अनड्यू इन्फ्लुएंस हर केस में इलीगल नहीं होता, लेकिन यह अनफेयर और इक्विटी के अगेंस्ट माना जाता है। जैसे अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट के ट्रस्ट का फायदा उठा के अपने लिए बेनिफिट ले ले, तो यह अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है। नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू द कंक्लूजन ऑफ द फ्री कंसेंट एंड कोरेजन। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल concluded these all two topics। फ्री कंसेंट एक वैलिड और लॉफुल कंट्रैक्ट के सबसे जरूरी बुनियाद है। इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज बिना किसी प्रेशर एंड अपनी पूरी मर्जी से एग्रीमेंट करती है। जब कंसेंट कोरेजन यानी धमकी, जोर जबरदस्ती या फिर प्रेशर से मिलती है तो वो कंसेंट फ्री नहीं होती। ऐसी कंसेंट के साथ बना हुआ कंट्रैक्ट लीगल तौर पर लीगल बेसिस पर वोइडेबल होता है, मतलब जिसे पार्टी जब चाहे तो चैलेंज कर सकती है। मीन्स जिस पार्टी के साथ इनजस्टिस हुआ हो वो पार्टी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर सकती है जब भी उसका मन करे। कोरिजन ह्यूमन इंडिपेंडेंस एंड जस्टिस के रूल्स को तोड़ता है एंड लॉ भी इसे मना एंड बैन करता है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होता है। इसलिए लॉ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को रोकता है जहां कंसेंट जबरदस्ती, प्रेशर एंड धमकी से ली गई हो। इन शॉर्ट, जब तक कंसेंट फ्री नहीं होता तब तक कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होता। कोरिजन एक ऐसा हथियार है जो रियल कंसेंट को खत्म कर देता है, इसलिए लॉ सोसाइटी एंड जस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। Thank you, students. Up to here, our topic of the free consent and coercion is completed. So stay connected to our channel for more legal lectures and